आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा जो मिशन है ना, वो बहुत ही खास और तकनीकी रूप से समृद्ध है। हमारे पास एक बेहतरीन स्रोत है, रॉयल रिसर्च, द आर्किटेक्चर ऑफ एसक्यूएल एंड रिलेशनल डेटाबेसेस। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा विषय है। बिल्कुल। आज के इस डेटा संचालित युग में जहां सिस्टम्स हर सेकंड पेटाबाइट्स डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, उस डेटा को महज स्टोर करना ही काफी नहीं है, उसे मैनेज और रिट्रीव करना सबसे बड़ी चुनौती है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये जो शब्द है एसक्यूएल, जिसे अक्सर एसक्यूएल या फिर सीक्वल भी कहा जाता है। हाँ, सीक्वल। हाँ, तो ये केवल डेटाबेस से बात करने का कोई साधारण सिंटैक्स नहीं है। एकदम सही। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो सीक्वल एक RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में संरचित डेटा को संभालने के लिए प्राइमरी भाषा है। मतलब ये एक तरह का फाउंडेशन है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि एक स्टैंडर्ड है। चाहे कोई MySQL का इस्तेमाल कर रहा हो, PostgreSQL का या फिर ओरेकल का, सीक्वल उन सभी के बीच एक सेतु का काम करता है। तो शुरुआत करते हैं इस डेटाबेस की शारीरिक रचना से, यानी इसके एनाटॉमी से। डेटाबेस का मूल ढांचा टेबल्स होती हैं। जो लोग टेक बैकग्राउंड से हैं, उन्हें पता है कि टेबल्स पंक्तियों यानी रोज और कॉलम में डेटा को व्यवस्थित करती हैं। स्रोत में एक बहुत ही सरल उदाहरण दिया गया है। हाँ, आईडी, नाम और उम्र वाला। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए आईडी 1 नाम एलिस, उम्र 25। हाँ, आईडी 2 बॉब 30 जी। और 3 चार्ली 35। ये एक बहुत ही क्लासिक तरीका है डेटा को स्ट्रक्चर करने का, जहां रोज व्यक्तिगत रिकॉर्ड को दर्शाती हैं और कॉलम डेटा के प्रकार को। और इनसे बात करने के लिए हम क्वेरीज का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, डेटाबेस से जानकारी निकालने के लिए। जैसे अगर एक बेसिक सेलेक्ट स्टेटमेंट की बात करें, सेलेक्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम यूजर्स, ये डेटाबेस को सीधे निर्देश देने का तरीका है। और ये इंजन को बताता है कि उसे क्या खोजना है। लेकिन यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम इन अलग अलग टेबल्स के बीच रिश्तों यानी रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। डेटा के अखंडता बनाए रखने और रिडेंडेंसी कम करने के लिए ये रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण है ना। बहुत ज्यादा। डेटाबेस डिजाइन में ये सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। स्रोत मुख्य रूप से 3 प्रकार के रिलेशनशिप्स को स्पष्ट करता है। पहला है 1-to-1 रिलेशनशिप। जहां एक रिकॉर्ड सिर्फ एक से जुड़ता है। हाँ, एक रिकॉर्ड का दूसरे में सिर्फ एक रिकॉर्ड से जुड़ना। दूसरा और सबसे आम है 1-to-many। इसमें एक रिकॉर्ड कई रिकॉर्ड से जुड़ता है। जैसे एक ई-कॉमर्स सिस्टम में एक ग्राहक के कई ऑर्डर्स हो सकते हैं। एकदम सटीक उदाहरण है। और तीसरा प्रकार है many-to-many, जहां कई रिकॉर्ड्स का कई अन्य से जुड़ाव होता है, जो कि सीधे लागू करना थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल, रिलेशनल डेटाबेस सीधे तौर पे से सपोर्ट नहीं करते, इसलिए इसे एक जंक्शन टेबल के माध्यम से लागू किया जाता है। ये बहुत ही तार्किक और साफ सुथरा आर्किटेक्चर है। अब अगर हम इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने की बात करें तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि एसक्यूएल कमांड्स को 4 स्तंभों में बांटा गया है। DDL, DML, DCL और TCL। हाँ, और इन्हें भारी भरकम तकनीकी शब्दों के बजाय एक टूल बॉक्स की तरह पेश किया जा सकता है। इस टूल बॉक्स का पहला टूल है DDL यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो स्ट्रक्चर को परिभाषित करने के लिए होता है। बिल्कुल। इसमें क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप जैसे कमांड्स आते हैं। उदाहरण के लिए एक एम्प्लॉयज टेबल बनाना जिसमें आईडी प्राइमरी की हो, नाम हो, विभाग हो और सैलरी हो, जिसे डेसिमल 10,2 में रखा जाए। और एक बार जब वो स्ट्रक्चर बन जाता है तब DML यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का काम शुरू होता है। ये डेटा के साथ सीधे काम करने के लिए है। मतलब जब हम डेटा अंदर डालते हैं या बदलते हैं। हाँ, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। जैसे उसी एम्प्लॉयज टेबल में जॉन डो, HR विभाग और 50,000 सैलरी वाला नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना। ढांचा बन गया, डेटा भी आ गया। लेकिन सुरक्षा का क्या? यहीं पर DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज काम आती है। सुरक्षा और एक्सेस के लिए। हाँ, ग्रांट और रिवोक कमांड्स, जैसे यूजर 1 को सिर्फ सेलेक्ट और इंसर्ट का ग्रांट देना ताकि वो कुछ डिलीट ना कर सके। ये सिक्योरिटी लेयर बहुत जरूरी है। और अंत में है TCL यानी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, कमिट, रोलबैक और सेव पॉइंट। ये ऑपरेशंस को संभालने के लिए होता है ना। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि TCL कमांड्स डेटा को गलतियों से कैसे बचाते हैं। मान लीजिए किसी ने सैलरी को 1.10 गुना यानी 10% वृद्धि के साथ अपडेट किया, और अगर बीच में सिस्टम क्रैश हो जाए तो रोल बैक कमांड उसे वापस पुरानी स्थिति में पलट देता है। और अगर सब सही रहा
तभी उसे कमिट करके सेव किया जाता है। इसके बिना कोई भी डेटाबेस सुरक्षित नहीं रह सकता। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अभी तक हमने जो भी समझा वो तो बुनियादी बातें थी, लेकिन जब डेटा बहुत ज्यादा हो जाए, लाखों करोड़ों रोज में, तब क्या होता है? तब ये साधारण क्वेरीज काम नहीं आती। स्रोत में कुछ बहुत ही उन्नत तकनीकों का विश्लेषण किया गया है। सबसे पहले आते हैं जॉइन्स। संबंधित कॉलम के आधार पर टेबल्स को जोड़ना। हाँ, इसके चारों प्रकारों को समझना जरूरी है। इनर जॉइन सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स लाता है, लेफ्ट जॉइन बाईं ओर के सभी रिकॉर्ड्स लाता है और राइट जॉइन दाईं ओर के। और फुल जॉइन? फुल जॉइन कोई भी मैच होने पर दोनों तरफ के सभी रिकॉर्ड्स ले आता है। उदाहरण के लिए एम्प्लॉइज और डिपार्टमेंट्स टेबल के बीच इनर जॉइन लगाकर देखना कि कौन कर्मचारी किस विभाग में है। ये तो जॉइन्स हो गए। मैंने सब क्वेरीज के बारे में भी पढ़ा था इस स्रोत में। हाँ, सब क्वेरीज मतलब क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी। जैसे उन कर्मचारियों का नाम खोजना जिनकी सैलरी औसत सैलरी से ज्यादा है। एकदम सही। इंजन पहले अंदर वाली क्वेरी से औसत निकालेगा और फिर बाहर वाली क्वेरी उस औसत से तुलना करेगी। लेकिन अगर डेटा खोजने में बहुत समय लग रहा हो तो क्या करते हैं? तब इंडेक्स काम आते हैं। ये डेटा पुनर्प्राप्ति को बहुत तेज कर देते हैं। जैसे नाम वाले कॉलम पर एक IDX_employee_name इंडेक्स बनाना। जैसे किताब के पीछे इंडेक्स होता है, सीधा पेज नंबर बताने के लिए। बिल्कुल वैसा ही। लेकिन ये जरूर स्पष्ट करना चाहूंगी कि इंडेक्स डेटा खोजने की गति तो बढ़ाते हैं, लेकिन डेटा मॉडिफिकेशन यानी बदलाव को धीमा कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसर्ट या अपडेट पर इंडेक्स को भी रीबैलेंस करना पड़ता है। तो हर जगह इंडेक्स नहीं लगा सकते, समझदारी से चुनना पड़ता है। बिल्कुल। और जटिलता कम करने के लिए एक और कॉन्सेप्ट है व्यूज। ये वर्चुअल टेबल्स होती हैं जो जटिल क्वेरीज को आसान बनाती हैं। मतलब असली टेबल नहीं होती? नहीं, ये बस डेटा को देखने का एक नजरिया है। जैसे एक एम्प्लॉय व्यू जो सिर्फ नाम और विभाग दिखाता है और सैलरी जैसी संवेदनीय जानकारी छुपा लेता है। ये तो बहुत काम की चीज है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? कि ये सारी जानकारी, ये ज्ञान केवल कोडिंग करने वालों के लिए ही क्यों नहीं है? ये समझना कि रॉयल रिसर्च जैसी कंपनियां अपनी वास्तुकला में डेटा कैसे मैनेज करती हैं, किसी भी व्यक्ति को बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है। सही बात है। चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजर हो या प्रोडक्ट डिजाइनर, क्योंकि सही डेटा संरचना के बिना सबसे अच्छा डेटा भी बेकार है। इसीलिए सर्वोत्तम अभ्यास यानी बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाना इतना जरूरी है। स्रोत में कौन-कौन से बेस्ट प्रैक्टिसेस बताए गए हैं? सबसे पहला है डेटाबेस को नॉर्मलाइज करना, ताकि रिडंडेंसी कम हो, डेटा बार बार रिपीट ना हो। और दूसरा है इंडेक्स का समझदारी से उपयोग करना, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। हाँ, ताकि इंसर्ट की स्पीड कम ना हो जाए। ये कोई डिजाइन फीचर नहीं है, लेकिन सबसे जरूरी है। बिल्कुल, आपदा कभी भी आ सकती है। और चौथा है लोड समय और संसाधनों की खपत कम करने के लिए क्वेरीज को ऑप्टिमाइज करना। सिर्फ उतना ही डेटा मांगे जितनी जरूरत है। तो पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये साफ है कि एसक्यूएल केवल कोड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो लॉजिक है जो दुनिया भर के बिखरे हुए डेटा को उपयोगी जानकारी में बदलता है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे टेबल्स, रिलेशनशिप्स और कमांड्स मिलकर इस पूरे इकोसिस्टम को चलाते हैं, कैसे जॉइन्स और इंडेक्स इसे तेज बनाते हैं, और कैसे ये सब एक सुरक्षित आर्किटेक्चर के अंदर काम करता है। लेकिन एक आखिरी विचार जो इस स्रोत सामग्री से उभर कर आता है, हमने आज गति के लिए इंडेक्सिंग और रिडंडेंसी कम करने के बीच के संतुलन पर चर्चा की, जो रिलेशनल मॉडल का आधार है। लेकिन सोचिए, आज के समय में जब हर सेकंड अरबों ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रियल टाइम डेटा का सैलाब आ रहा है, डेटा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या डेटा का ये विशाल आकार भविष्य में इन पारंपरिक रिलेशनल मॉडल्स की सीमाओं को चुनौती देगा? ये सोचने वाली बात है। क्या हमें डेटा की परफेक्ट संरचना और रॉ स्पीड के बीच के संतुलन को फिर से पूरी तरह से परिभाषित करने की आवश्यकता होगी? शायद वो समय दूर नहीं जब ये आर्किटेक्चर कुछ नए रूप में हमारे सामने आए। बदलाव तो तकनीक का नियम है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ डेटाबेस की इस दिलचस्प और गहरी चर्चा को आज यहीं विराम देते हैं। तकनीक के सफर में आगे भी ऐसे ही अहम विषयों को समझते रहेंगे।